नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक चौंकाने वाला दावा जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई समझौते के लिए मान गए, फाइनल पेपर वर्क चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। अब चर्चा ये है कि ऐतिहासिक डील यूरोप की धरती पर साइन होने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान वाकई में झुक गया है या फिर ये ट्रंप का कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक ब्लफ है। इसी बीच जेडी वेंस का अचानक से जर्मनी जाना इस पूरे ड्रामे में नया सस्पेंस जोड़ रहा है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शिरकत करेंगे। आखिर किस तरह से माहौल बदल रहा है, हालात बदल रखे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। और बताएंगे कि क्या ये जो नए मोर्चे खुल रखे हैं ये दुनिया के लिए मुसीबत का सबब लेकर आ रखे हैं या फिर राहत। महज कुछ घंटों के भीतर यू टर्न किसे कहा जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप से कोई सीखे। 11 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोरदार विनाशकारी हमले की धमकी दी और पूरी दुनिया को डरा दिया। ऐसा लग रहा था कि भाई मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध बस छिड़ने वाला है। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने अचानक गियर बदला और ट्रुथ सोशल पर ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत के अंतिम दौर में हैं हम, और इसीलिए बमबारी रद्द की जाती है। हमले की धमकी को आप भूल जाइए, वैनिश कर दीजिए और ये सोचिए मानिए कि हुआ ही नहीं कुछ। लेकिन ट्रंप साहब यही नहीं रुके। व्हाइट हाउस में जब वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया कि अमेरिका ने ईरान के साथ एक शानदार समझौता किया, ग्रैंड डील कर ली। ट्रंप ने सीधा नाम लेते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई इस डील के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप के अनुसार डील का मुख्य हिस्सा तय हो चुका है। ईरान के टॉप लीडरशिप की मंजूरी मिल चुकी है और अब सिर्फ पेपर वर्क बाकी है, वो भी फाइनल स्टेज पर है, जिस पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत भी हो जाएंगे, यहां तक दावा किया जा रहा है। लेकिन समझिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया उतनी ही तेजी से इसका खंडन भी कर दिया गया। ईरान की एक सरकारी समाचार एजेंसी है, उसकी तरफ से ये क्लियर कट साफ कर दिया गया कि तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के मसौदे को मंजूरी नहीं दी। ईरानी जानकार का मानना है कि ट्रंप का ये जो दावा है वो पूरी तरह से ब्लफ है, सिर्फ दिखावा है, जिसका मकसद ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना या फिर अपनी घरेलू राजनीति में वाहवाही लूटना हो सकता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच में जो बड़ी खबर है वो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अचानक से पहुंच गए जर्मनी। कूटनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट बहुत ज्यादा तेज है। वेंस का ये दौरा यूं ही तो नहीं हो सकता, इस समय तो ऐसे ही तो वो नहीं जा सकते जर्मनी के दौरे पर। अब कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार जर्मनी के एक गुप्त ठिकाने पर इस डील का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यूरोप की इस धरती पर होने वाली सीक्रेट मीटिंग में जेडी वेंस खुद अमेरिकी प्रशासन की तरफ से शिरकत कर रहे हैं और अगर ये डील साइन होती है तो ये सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक उलटफेर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये वाकई में रियल डील है या फिर ये ब्लफ है, जैसा हमेशा अमेरिका की तरफ से होता है। जानकारों का एक धड़ा इसे ट्रंप की आर्ट ऑफ डील की रणनीति मानते हैं, जहां पर वो दबाव बनाकर ईरान को बातचीत के लिए मजबूर कर देते हैं। ईरान इन सभी के बीच में आर्थिक मोर्चे पर कैसे बदहाल है ये हम सभी जानते हैं और मुश्तबा खामनेई बखूबी समझते हैं कि अगर उन्हें ईरान का अगला सर्वोच्च नेता बनना है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस पूरी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए, क्या अमेरिका इजराइल को भरोसे में लेगा या फिर भरोसे में लिए बगैर ईरान से हाथ मिला लेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि ये बड़ी चिंता कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को सता रही है। और यही वजह है कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए या इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई थी, उससे ये तो क्लियर कट था कि अब फिलहाल मिडिल ईस्ट की इस मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों के मत अलग है। अमेरिका चाहता है शांतिपूर्वक रास्ता निकले, लेकिन इजराइल चाहता है ईरान का काम तमाम कर दो। अमेरिका चाहता है कि भाई मिडिल ईस्ट में अगर तनाव हुआ
तो अमेरिका में हलचल बढ़ जाएगी। वैसे ही बहुत बुरी स्थिति है, मिड टर्म इलेक्शंस में तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप समझिए क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा रियल है या ब्लफ? अब युद्ध खत्म करने के लिए एक बड़ा समझौता हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिका ईरान डील अंतिम चरण में है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील कुछ ही दिनों में समझौते पर फाइनल हस्ताक्षर के साथ में पूरी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव खत्म होने का एक तरह से दावा किया। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर बड़ा फोकस है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील जैसे ही होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। वैश्विक व्यापार मार्ग बहाल होने की बात कही गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ईरान का आखिर क्या रिएक्शन है? ईरान की तरफ से इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि नया मसौदा किस रूप में है, उस पर बातचीत हुई भी है या नहीं। प्रतिक्रिया का इंतजार है। अंदरूनी स्तर पर चर्चा जारी होने के संकेत एक तरह से देती है। लेकिन कुल मिलाकर जानकार कहते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, एक तरह से जंग में डोनाल्ड ट्रंप के ये कहा जाए कि ढीले पड़ते तेवर ये दर्शाता है। और ईरान ने कैसे उसका भ्रम तोड़ दिया, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर तेहरान ने पलटवार किया है। ईरान का कहना है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है और हम झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कूटनीतिक जीत का दावा एक तरह से विवाद का विषय बन चुका है। लेकिन ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, सवाल तो यही खड़े होते हैं, क्या ट्रंप का ये जो यू टर्न है ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोई सोची समझी कूटनीति है क्या अमेरिका इजराइल को अंधेरे में रखकर ईरान के साथ में कोई सीक्रेट डील कर रहा है? क्या जर्मनी में जेडी वेंस की मौजूदगी वाली ये जो सीक्रेट मीटिंग है अमेरिका का एक जाल है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल सुशील पठानिया जी कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से रवि करकरा जी कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम रिजवी साहब भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात हैं, मैं जल्दी से एक बार रवि करकरा जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। अमेरिका में बड़ी हलचल है, बार बार टर्न फिर यू टर्न, हमले की बात, और अब ये कहा जाए कि इतनी बार हो चुका है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भी काउंटिंग भूल गए होंगे, उनकी टीम भी काउंटिंग भूल गई होगी कि कितनी बार वो हमले भी कर देते हैं और हमले के दावों से यू टर्न भी ले लेते हैं। ये फाइनल वाला यू टर्न है क्या? देखिए नैना जी, ये आवेश में आपको आंसर देता कि ये फाइनल वाला यू टर्न है, क्योंकि यू टर्न में भी यू टर्न होता है, फिर उस यू टर्न में दोबारा यू टर्न होता है, और यू टर्न बन के हम सर्कल में ही घूम रहे हैं तब से। तो ये पिछले 104 दिन हो गए हैं, हम यू टर्नों में ही यू टर्न ले लेके पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं। ये बाकी हमारे बहुत आदरणीय पैनलिस्ट बताएंगे, मुझसे सीनियर हैं। पर मैं जरूर ये बोलूंगा कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है रिपब्लिकन पार्टी से, अब अमेरिकन पब्लिक से, और बाकी जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब आपको कहीं तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है ये सटीक है कि उनके जो बहुत ज्यादा जो क्लोज जो उनके सारे सहयोगी हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि बहुत हो गया, क्योंकि हम लोगों को फोकस अब मिड टर्म पे करना है, क्योंकि हम लोग मिड टर्म पे इसको लिंगरिंग करते हुए नहीं जा सकते। लिंगर तो होगा, पर ये जितना ड्रैग होगा, ये आपको मैंने पहले भी आपके ही प्रोग्राम में समझाया था कि अमेरिका में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो मीडिया इलेक्शंस होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिबेट्स होती हैं, और आपको पता है ये CNN और फॉक्स में काफी ज्यादा शोर वोर मचता है। तो उनको पता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन चलती रही, ये बिल्कुल लाइव वायर की तरह चलेगी। जो ट्रंप ने एक चीज सक्सेसफुली की, जो है कि एफसीन फाइल्स जो थी, जो उनके बहुत बड़ा उनके लिए दिक्कत थी, आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो था वो एक तरीके से अचीव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उनने उनने जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, जो अमेरिका की एक बहुत टाइम तक जीसीसी में एक अच्छी पोजीशन थी, अब वो सारी की सारी जो जितने भी नेशन है वो दोबारा रीथिंक कर रहे हैं कि आपने बोला था कि आप हमको बचा पाएंगे, और आपने देखा है कि कल बहरीन में क्या हुआ, राइट। और ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जो उसकी कंट्रोल है, वो आज की डेट में वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग नहीं है। बट डेफिनेटली एआई में बहुत ज्यादा आगे, एआई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका आज भी नंबर 1 है, और उसके साथ चाइना भी बहुत ज्यादा शोल्डर टू शोल्डर कम्पीट कर रहा है। तो आई वुड से कि अगर आपको दोबारा इसी में एंड करना चाहूंगा कि क्या इस यू टर्न में दोबारा यू टर्न होगा?
जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल मुझे तो लगता है नैना जी कि यू टर्न में भी और भी यू टर्न आने वाले हैं। ठीक है। और मैं तो अभी अभी मैं मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ 2 दिन बाद। हम्म। तो मैं अगर पहुंच गया तो मैं आपको अगली मीटिंग वहीं से करूंगा, तो क्या आपको बात मैं है। बताऊंगा कि वहां पे क्या हाल है। मैं मैं चाहूंगी तो वहां 3 की महीने से स्थिति, मेरी अगर क्योंकि विजिट वहां की डिलेड मिडिल हुई ईस्ट को है। लेकर ही लोगों के मन में बड़े संशय है कि भाई मिडिल ईस्ट का अब तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है। जिस तरह से अभी हालात है, मलिक सर इस बात को जरा जल्दी से समझाइएगा क्या, क्योंकि एक बार अभी हमने देखा बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ जब हमने कहा फाइनल प्रहार की बात कही गई, और अपाचे वाला अध्याय जब हुआ उसके बाद से बड़े हमले दोनों तरफ से किए गए, और ईरान भी रुकने को झुकने को तो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आया। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की तरफ से बार बार दावे हैं डील का फाइनल ड्राफ्ट जो कि एक तरह से लीक भी हुआ, लेकिन ईरान की खामोशी है जो हर बार नजर आती है। डील होती हुई नजर आ रही है या फिर अभी भी पेंच फंसा हुआ है? नैना जी, आपको और सभी मेहमानों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पे अगर हम अनुमान लगाएं और इसका विश्लेषण करें, देखिए पर्दे के पीछे नेगोशिएशन तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। दोनों साइड से बैठे हैं, मीडिएटर्स बैठे हैं, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पाकिस्तान की ना तो हैसियत रही है और उन्होंने, अमेरिका ने गलत आदमी को चुन लिया। लेकिन शायद अब ये मुझे कुछ इस बात में कुछ दम लगता है कि हाँ, यूरोप में कुछ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है जो ये कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो अफेक्ट हो रहे हैं, हो भी चुके हैं, और आगे भी जितना ही लंबा खींचेगा उससे उन पर असर आएगा उनकी इकोनॉमी पे एडवर्सली। देखिए, हाँ, इसमें का क्या है, ईरान का जो पोस्चर है, ईरान एक ऑफेंसिव पोस्चर इसलिए अख्तियार किए हुए हैं कि जब तक ये नेगोशिएशन चल रही है, नेगोशिएशन में वो अपना सॉफ्ट पोर्शन नहीं दिखाना चाहता, सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इसमें प्रोविजंस हैं जो कि शुरू से जो 28 पॉइंट एजेंडा, 22 पॉइंट एजेंडा, फिर 15, 10 पॉइंट एजेंडा, इन सब एजेंडा में कुछ ऐसे कंटेंशियस पॉइंट्स हैं जिन पे बार्गेनिंग चल रही है, यानी अच्छी खासी वहां पे एक तरह से एक दूसरे से बातचीत चल रही होगी, डिटेल लेवल पे चल रही होगी। कारण ये है कि ईरान की कंसर्न है वो अमेरिका को सूट नहीं करते, अमेरिका कंसर्न है जो ईरान को सूट नहीं करते। अब इन दोनों के बीच में बीच का रास्ता निकालने की जरूर कवायद चल रही होगी। लेकिन मैं इस चीज में एक चीज बताऊं, अभी हालत वो आ चुकी है कि दोनों साइड एक तरह से चाहते हैं कि हो जाए। अमेरिका ये चाहता है कि जैसे रवि जी ने बता दिया, वो चीजें मैं उसके आगे सप्लीमेंट करना ये कर सकता हूं कि ट्रंप साहब किसी भी हालत में इसलिए निकलना चाहते हैं कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो भी एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट ले लिया जाए, और उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के संबंध में बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है। चाहे एक डील कह लीजिए, एग्रीमेंट कह लीजिए, वो भी हो जाए तो ये छुटपुट अटैक काउंटर अटैक आगे भी जारी रहेंगे। एक बात, और ट्रंप साहब क्या कहते हैं इस बात पे तो आप जाइए मत, क्योंकि ये तो एक सर्किल ही हो गया, यूटर्न बाय यूटर्न मिक्स सर्किल। तो यूटर्न इनके ट्रंप साहब क्यों क्या करते हैं, वो डेलिब्रेट, इनकी डिप्लोमेसी है, ये ट्रंप साहब की टैक्टिक्स है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहेंगे। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि दुनिया में उनका पूरा रिलायबिलिटी फैक्टर कितना नीचे हो गया? मालूम है, उन सबको मालूम है, वो जानबूझकर ये सब करते हैं। अब ईरान की तरफ अगर आए तो ईरान का अपना जो इस टाइम का स्टेटस है, ईरान भी हीट फील कर रहा है इकोनॉमी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की कमजोर नस पकड़ी हुई है। ईरान ने कमजोर नस पकड़ी हुई है कि ट्रंप साहब किसी तरह से एग्जिट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो वो बार्गेन पे बार्गेन किए जा रहे हैं और पर्दे के पीछे एक हार्ड स्टैंड सामने दिखा रहा है। दूसरी बात है, अमेरिका ने ईरान की एक कमजोर नस पकड़ ली है, वो ये पकड़ ली है कि डिस्पाइट कि वो सस्टेन कर रहा है और वहां के जो डिसीजंस है वो हार्ड डिसीजन आईआरजीसी के कमांडर्स ले रहे हैं। हालांकि टॉप कमांडर्स मुझे नहीं लगता बहुत बचे हैं जनरल लेवल के, लेकिन जो भी लोग हैं वो अपना एक उनकी जो मौजियक यूनिट है, मौजियक पद्धति के तहत जो काम कर रहे हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। वो अपने ईरान को किसी भी नुक्ते पर, किसी भी बिंदु पर एक सॉफ्ट नेशन नहीं दिखाना चाहेंगे इस समय वर्ल्ड को। और इसके अलावा और मैं एक चीज बता देता हूं कि ईरान, जो अमेरिका ने इनका एक दुखती नस ये पकड़ी हुई है कि ईरान को धीरे धीरे इकोनॉमी की ब्लॉकेड करके उसको टाइट करते जाइए, क्योंकि ये बात सत्य है कि ईरान को भी इस ब्लॉकेड के तहत बहुत नुकसान हुआ है। चाहे शैडो फ्लीट के अंदर कुछ शिपमेंट जरूर हो गया होगा, लेकिन अंततः इकोनॉमिकली हिट हो रहा है ईरान, और इसकी हिट जो है वो दिखाई दे रही है। जी नैना जी। जी देखिए, और ये जो इकोनॉमिक हिट है वो पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पैक्ट डालती हुई नजर आती है, और यही तो एक दावा भी सबसे इम्पोर्टेंट किया जा रहा है। लेकिन आपने एक बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि हम तो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इस पूरे तनाव का कोई समाधान निकलेगा, और जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे मुल्क को मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी जो अपने घर के मसले सुलझा नहीं पा रहा, चारों तरफ से जला हुआ नजर आता है। लेकिन मैं एक बार रिजवी साहब का रुख करती हुई देखती हूँ, मौलाना असलम
रिजवी साहब, अब ईरान का क्या कुछ समाधान निकल रहा है? क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर इतना लंबा वक्त जाया कर दिया, अब फाइनली आखिर जर्मनी जाना पड़ा है। क्या जर्मनी से कोई उम्मीद नजर आ रही है क्या? मौलाना रिजवी साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। ज्यादा वक्त जाया कर दिया क्या पाकिस्तान? जी जी, नमस्कार नमस्कार। नैना जी, आपको मैं सलाम करता हूँ, आपके तमाम पैनलिस्ट को। ये बात तकरीबन 10-15 दिन मैंने आपके चैनल पे और आपसे ही कहा था, या शायद 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया हो, कि पाकिस्तान की कोई हैसियत इस मीडिएटर बनने में, या जो कुछ कर रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ग़ुलाम की एक अहमियत है। अमेरिका पाकिस्तान को आदेश देता है कि तुम जाओ, जाकर ईरान से ये कह दो। एक चपरासी प्यून की हैसियत है, और उसको मीडिएटर का नाम प्लीज न दिया जाए तो बेहतर है। दूसरी बात नैना जी, वो ये है कि हमने एक पोएम बचपन में पढ़ी थी, भेड़िया आया भेड़िया आया, और एक बच्चा झूठ बोलता था कि भेड़िया आ गया है, ताकि लोग उसको, उसकी बकरियों को बचाने के लिए आ जाए। पब्लिक आ जाया करती थी, लेकिन वो झूठ बोलता था। बार बार उसने कई बार ये झूठ बोला, तो ऐसे ही एक बार भेड़िया आ गया और लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए। जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी हालत तकरीबन यही हो गई है कि वो 38 बार, आपने कहा ना कि शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन मैडम लोगों ने इसको याद कर रखा है कि 38 बार 38 टाइम्स उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान के साथ जो है बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, और ये बात बहुत ही अच्छे नतीजे पर जाकर खत्म होगी। तो इन्होंने कल जो है, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से धमकी दी थी, और ऐसी धमकी के खार्क आयरलैंड के ऊपर जो है हम ग्राउंड ऑपरेशन करके वहां पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला में कब्जा किया था। मैडम, ये सब होने वाला इसलिए नहीं है कि ईरान ग्राउंड जो रियलिटी है, उसकी जो ग्राउंड फोर्स है वो बहुत ही पावरफुल है। और जब ये ऐलान अमेरिका ने किया था तो 2 लाख वहाँ की जो फौज थी उसने आयरलैंड के अतराफ पूरा घेराबंदी कर ली थी। और खुद आपने देखा होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, आगा मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा था कि हिम्मत हो तो तुम ईरान में कदम रख के देखो। ऐसे ही ईरान की एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी जो दुनिया जानती है, सैयद माजिद मूसवी, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम नरक बना देंगे। कहने का मकसद ये, इब्राहिम अजीजी को आप ले लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल के जो है चीफ हैं, उन्होंने ये कहा था, बहुत प्यारी बात थी, कि हम कमजोर नहीं हैं, ग्राउंड लेवल पर अमेरिका से कमजोर नहीं है। और अगर अमेरिका ने ग्राउंड लेवल पे अटैक किया, ग्राउंड ऑपरेशन किया, तो हम जो है इस जंग को पश्चिम एशिया के बाहर लेकर जाएंगे। मैं आपके जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप तो सब माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि ये बात जो कही है कि पश्चिम एशिया के बाहर हम जंग को लेकर जाएंगे, इसका मतलब शायद यही है कि जो 5000 किलोमीटर वाली ईरान की ICBM मिसाइल है, शायद वो उसको इस्तेमाल करे, और उन जगहों पर, यूरोप के उन कंट्री पर इस्तेमाल कर सकता था ईरान के जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं। क्योंकि ईरान ने हमेशा ये कहा कि हम किसी भी कंट्री पर हमला नहीं करेंगे, बस जहां पर हमारा दुश्मन मौजूद है, जिसने हमारे लीडर को मारा है, हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, देखिए हम अभी वो जहां भी छुपे होंगे। देखिए ना असलम रिजवी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि अभी जो हालात हैं उसमें इस पूरी कंडीशन में खासतौर से ईरान अपने आप को ऐसे बता रहा है कि भाई वो पूरी तरह से परिस्थिति वो एक तरह से विक्टिम रहा है। लेकिन अच्छा सुशील पठानिया जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब विक्टिम कौन है या फिर कल्पिट कौन है, इससे बात बहुत आगे ज़्यादा बढ़ गई। ये जो पूरी डील है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आखिर इजराइल इस पूरी पिक्चर में कहाँ नज़र आ रहा है, और ये जो डील जिसका जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो इजराइल के बगैर संभव है भी, और अगर हो भी गई तो क्या वो पूर्ण रूप से लागू हो पाएगी? देखिए Nana ji, let's get into the situation which is obtaining on the ground at the moment.
इसराइल और यूएसए का जो कॉमन इंटरेस्ट था, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इसराइल, कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहता, नहीं बनने देंगे उसको। सबसे बड़ी बात वो है। उसके बाद वो एक कॉमन एजेंडा लेके चले थे। उसके बाद जो इसके साथ जब 12 दिन की 2025 में लड़ाई हुई ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो किस हद तक डेवलप हो चुकी है, क्योंकि उस समय उसको उनका आयरन डोम और जितने भी उनके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो इजराइल के पूरी तरह से धराशायी हो चुके थे। और जब ये अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहे थे 12,000 किलोमीटर से ज्यादा, उसका इंटेंशन था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूएसए के अंदर भी हिट करने के काबिल बनेंगे। दैट वाज द प्राइम एजेंडा विच मोटिवेटेड देम। सैंक्शन को आप छोड़ दीजिए, पिछले 47 साल से चल रही है सैंक्शन ना, ईरान झेल रहा है, ब्रेव कंट्री, आई एग्री। लेकिन अभी जो सिचुएशन है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अभी अगर ईरान सोचता है कि हम ये जीत जाएंगे, उनको पता है कि दे आर नो कंपैरिजन टू द मिलिट्री माइट ऑफ यूएसए एंड इजराइल कंबाइंड। इजराइल को अब निकाल भी दीजिए, इजराइल इज कंसंट्रेटिंग इन लेबनान, वो उनका अपना एजेंडा है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी। और यूएसए अगर ईरान इतना पावरफुल होता तो ये जो छोटा सा नेवल ब्लॉकेड गल्फ ऑफ ओमान में लेके बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं हटा रहे हैं? वो उतनी पावर उनके पास नहीं है, मिसाइल्स उनके पास हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं। आपकी अंदर जाने की सारी जो आपकी शिपिंग टोटली तरह से ब्लॉक है। ईरान में कोई भी शिप नहीं आ सकता, जा सकता जब तक यूएसए परमिट ना करे। उसके बाद आपकी अपनी नेवी देखिए, इनकी एयरफोर्स देखिए, ग्राउंड फोर्स इंटैक्ट है। और अगर ये ईरान वाले ये सोच के बैठे थे कि यूएसए ग्राउंड इन्वेजन करेगा, यूएसए पागल थोड़ा है। व्हाई दे शुड टू गो फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन एंड कॉज द कैजुअल्टीज टू देयर ओन पीपल? और यूएसए के अंदर एक खास बात हो रही है कि इनके जो लोग हैं वो कैजुअल्टी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और गवर्नमेंट उससे गिर सकती है। सच्चाई ये है, अगर हम देखें 33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उनके बाद लोग ये लॉजिक देंगे कि 40 ट्रिलियन डॉलर उनका डेब्ट है, धराशायी और क्या है, पब्लिक बहुत डिसेंट हो रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। ट्रंप को क्या लेना है इलेक्शन से? ट्रंप इज सर्वाइविंग फॉर हिज ओन प्रेस्टीज एंड द प्रेस्टीज ऑफ यूएसए। और इस समय जो वे आउट नजर आ रहा है अगर कहीं, तो ये है कि अगर अमेरिका ईरान को मना लेता है साम दाम दंड भेद नीति से टू स्टॉप देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, देन ए सॉल्यूशन विल एमर्ज। बाकी चीजें बैक बर्नर में जा सकती हैं। और इस समय क्या होगा कि दोनों देश क्लेम कर सकते हैं कि विन विन है जी, हम विक्टोरियस हुए हैं। और यूएसए किसी भी हालत में, और अगर वो इस समय वापस चला जाता है तो देन आई कैन प्रोनाउंस कि ईरान इज द विनर ऑल द वे। और यूएसए की जो सुपरमेसी है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, दुनिया की नजरों में भी, उनके अपने लोगों की नजर में। लेकिन ये चाहता तो नहीं है ना अमेरिका कहीं से कहीं तक? कैसे अपने आप में पूरे अपने हाथों से परोस कर दे दे? देखिए, लेट्स फेस द फैक्ट, यूएसए इज ओनली सुपर पावर एट द मोमेंट। चाइना कहीं नहीं टिक रहा उनके सामने। चाइना जो है दे आर द बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर, क्योंकि यूएसए को पैसे भी लग रहे हैं, उनके वेपन भी जा रहे हैं, बट यूएसए कैन सस्टेन इट। और यूएसए के ऊपर इंपैक्ट क्या है? कोई ईरान की मिसाइल यूएसए में गई है क्या? उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और कल को अगर ये इनको खार्ग आइलैंड को उसने काबू करने की क्या जरूरत है भाई? वो मिसाइल्स और एयर पावर से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है जी। इनके ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इनके आपकी जो रेलवे ट्रैक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और आपका जो लेकिन सर मुझे लग रहा है इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, एक इमेज परसेप्शन वाली जो एक बड़ी वॉर चल रही है, आखिर उसमें कौन जीत रहा है? और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या वो अमेरिका के लिए मायने भी रखती है? क्योंकि शुरुआत से तो हम लगातार यही बातें करते रहे। इसी बात को मैं संजीव जी करूं जी। अच्छा, बात पूरी कीजिएगा पठानिया जी। जी 1 मिनट जी। देखिए, पहले जब लड़ाइयां होती थी ना उस समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे आप मनोवैज्ञानिक बात बोल रहे हैं, पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज्ड टू बी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर वॉर स्ट्रेटेजी, राइट? अभी चीजें इवॉल्व कर गई हैं। आजकल जो कंसेप्ट है वो है हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर उसका जो एक मेन कंपोनेंट है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, आपका साइबर वॉरफेयर भी है, आपका प्रोपेगेंडा भी है, आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। उस सारी चीजों का एक समिशन हो रखा है। और चाइना जो है हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। और इस समय दुनिया की तमाम कंट्रीज
You take Russia Ukraine war, you take Iran USA war, Iran Israel war, हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो पूरी तरह से आ चुका है और उसी का ये हिस्सा है जिसको हम लूजली यू टर्न बोलते हैं। एम इज टू गिव ए नैरेटिव, तो वो नैरेटिव जा रहा है। अभी दोनों नेशन में ईरान को ये देखना है कि कैन आई डिफीट यूएसए एंड व्हाट इज माय वल्नरेबिलिटी, और जो मेरी वल्नरेबिलिटी है उसको मैं कैसे खत्म कर सकूं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा संजीव जी, मुझे जल्दी से एक बात ये बताइएगा, क्योंकि एक बात जो इजराइल वाला हम कनेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इस युद्ध में कौन क्या पा रहा है, कौन क्या नहीं पा रहा, ये तो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ईरान और अमेरिका तो इतर हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जो खोया है सबसे ज़्यादा वो शायद इजराइल ने क्या अपने एक अच्छे साथी को खो दिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के साथ में रिश्तों के साथ में, जो बड़ी तलखी की बात हो रही थी, और इस डील में भी अब कहीं से कहीं तक इजराइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा। नहीं नैना जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, गहरे हैं, मजबूत हैं, और जिसको कि वो कहते हैं आयरन क्लॉड अलायंस, लोहे की दीवार है जिसपे कि दरार नहीं डाली जा सकती। और ये और इस जो मजबूत संबंधों को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेहद शक्तिशाली जो ज्यूइश लॉबी है वो उसके लिए एक बड़े ही बाइंडिंग फैक्टर और एक बड़े शक्ति का वो कार्य करते हैं। और ये जो ज्यूइश लॉबी है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत गहरा है और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी गहरा है। पूरे अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ की मिलिट्री, साइंटिफिक कम्युनिटी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हर जगह आप ज्यूइश लॉबी के प्रेजेंस को वहाँ पर देख सकते हैं। और वो कभी भी अपनी मदरलैंड के विरुद्ध अमेरिका न चला जाए उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, और वो किसी भी राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा इस तरीके के रास्तों पर नहीं जाने देते हैं जिसमें कि वो इजराइल के खिलाफ जाकर के कोई कदम उठाए। और ये बात प्रेसिडेंट ओबामा के समय में भी उतनी सही है जितनी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में सही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ज्यूइश कम्युनिटी और ज्यूइश इंटरेस्ट के रक्षा को लेकर के बहुत ही प्रोएक्टिव भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से हमास और हिजबुल्ला को जाहिर है कि बड़ी धमकियां दी और उसको घुटने के बल लाने में अमेरिका का प्रेशर भी उसमें बहुत उसने काम किया है। और अमेरिका में एक बड़े स्ट्रेटेजिक अफेयर के स्कॉलर हैं जॉन मेयर साइमर। तो प्रोफेसर जॉन मेयर साइमर का तो ये कहना है कि अमेरिका ने ये जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया वो इजराइल का ही युद्ध अमेरिका लड़ रहा है, और अमेरिका इजराइल के लिए ही वहाँ पर गया है। और उसने ईरान के ऊपर जो हमले किए वो इजराइल के हितों को ही केंद्र में रखते हुए किए। हालांकि ऑयल का जो हित है, अमेरिका के वेस्टर्न एशिया के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके भी हित अपनी जगह हैं, लेकिन जो इजराइल का जो कोर इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो उतना ही इंटैक्ट है जितना कि पहले था, और आगे भी वैसा ही रहेगा, मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएशंस और डायलॉग की प्रक्रिया जरूर चलेगी, लेकिन इसमें जो ब्रेकअप्स हैं, जो हिकअप्स हैं, जो अटैक्स काउंटर अटैक्स हैं, वो लगातार बीच बीच में होते रहेंगे। जैसे कि नैना जी आपके शोज में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो बाधाएं हैं वो लगातार आती रहेंगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में एक अविश्वास की गहरी खाई है जिसको कि भर पाना इतना आसान नहीं है। और 28 फरवरी को जो घटना हुई, जाहिर है कि ईरान की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई, और उसमें अयातुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी एलिमिनेट किया गया। और उसके बाद जो 40 दिनों के लगभग का जो युद्ध चला उसमें भी भारी तबाही और बर्बादी ईरान के अंदर हुई है। ईरान भले से उसको न दिखाए, लेकिन ईरान काफी सीवियरली हिट हुआ है। वहाँ की जो टॉप लीडरशिप तो एलिमिनेट हुई ही है, और जो भी बची हुई लीडरशिप है वो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी से ऑपरेट करने पर घुटनों के बल पे आ गई, और उसको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये जरूर है कि ईरान ने फाइट बैक किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं ये भी अवश्य कहना चाहता हूँ कि ईरान के लिए भी, वहाँ के इस्लामिक रिजीम के लिए भी, उसकी लीडरशिप के लिए भी अच्छा ये होगा कि वो एक निगोशिएटिंग और डायलॉग का रास्ता चुने और अपने अप्रोचेस में बदलाव लाते हुए एक विन विन अप्रोच का इस्तेमाल करें। अमेरिका को भी चाहिए कि वो एक विन विन अप्रोच के साथ ही कार्य करे, और दोनों ही पक्षों के हित में यही होगा कि वो रवि जी सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे। संजीव जी, आपने जो तर्क दिया, शायद रवि जी के इसके मत इससे इतर हैं, वो कह रहे हैं कि शायद अमेरिका इसमें विन विन कंडीशन में नजर नहीं आ रहा है। रवि जी, ऐसी बात है क्या?
देखिए, जो सर बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। मैं उसमें बस उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी जूइश लॉबी के साथ भी बहुत मैंने काम किया है, तो उसमें भी स्प्लिट है। उसमें है एक जूइश लॉबी जो रिपब्लिकन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और एक जूइश लॉबी है जो डेमोक्रेट्स को करती है। क्योंकि अगर जूइश लॉबी जो है रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करती, तो आज मामदानी जो है, जो मैं न्यूयॉर्क जो है जहाँ पे हम लोग हैं, वो सबसे बड़ा जूइश लॉबी का गढ़ है। क्यों है? क्योंकि पूरा फाइनेंस जो है, पूरी बैंकिंग जो है, पूरा जो आपको पता ही है कि जितने मेजर फाइनेंशियल हब्स हैं, उसमें जूइश लॉबी का कितना बड़ा कंट्रोल होता है। तो आई थिंक जहाँ पे मुझे जो लगता है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो छेड़ी है, वो ये छेड़ी है कि इसराइल का क्या है इसमें। देखिए, अक्टूबर 7 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इजरायली कम्युनिटी के साथ काम किया था, क्योंकि जो हुआ था वो बिल्कुल कंडेम करने लायक है। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान ने जो अभी स्पेशली जो पिछले 104 दिन में जो किया है, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, उसमें जो लोग जो भी पहले भी ईरान के साथ जो थोड़ा सपोर्ट थे कि आप एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम कर लें, वो जो है वो बात अब वो मुझे लगता नहीं कि कभी दुनिया जो है ईरान को आगे जाने में न्यूक्लियर जो उनका पूरा प्रोग्राम है, वो इट नेवर हैपन। आई एम वेरी क्लियर। उसमें जो एक जो सोल्यूशन जो है, जो काफ़ी बार बार निकल के आता है कि क्या अमेरिका रशिया का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते G7 मीटिंग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। G7 का आज से पहले रेलेवेंस जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, और इस टाइम वो G7 में जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं, और आई एम श्योर आप अगले हफ्ते इसको डिस्कस करेंगे, उसका इसके जो आपका जो ईरान और यूएससी की जो लड़ाई है, उसमें बहुत ज़्यादा संबंध है। दूसरा, इसराइल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसराइल में इन्हें बेनिफिट क्या किया है। इसराइल ने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया है। इसराइल ने यह भी बताया कि बड़ी क्लियरली जीसीसी कंट्रीज को कि अमेरिका की जगह अगर आपको प्रोटेक्शन लेनी है ईरान से, तो आपको हमारे डिफेंस सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत क्लियरली यूएई और इसराइल का तो आपने देख लिया है। तो आप ये भी देखेंगे आगे जाने में कि इसराइल के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगे, और उनका जो सप्लाई, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी रीथिंक कर रहा है। आपको ये भी न्यूज़ पता होगी कि क्या हम अमेरिकन आर्म्स को आगे जाके लें, क्योंकि उनका तो सिस्टम चला नहीं हमारे पास। देखिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का बहुत गहरा संबंध है। एंड आई थिंक थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जूइश लॉबी कभी भी पेट्रो डॉलर को डिफ्यूज होते हुए नहीं टॉलरेट करेगा, क्योंकि उनका सारा पैसा जो है, ठीक है, दुनिया का पैसा जो है जूइश लॉबी का, वो पेट्रो डॉलर के साथ जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ संजीव जी का आपकी इसी बात पर फिर मैं आगे भी बढ़ूंगी। संजीव जी। हाँ, देखिए, रवि जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, इंसाइटफुल बातें रखी हैं। ये बात अवश्य हो सकती है कि थोड़े बहुत डाइवर्जेंसेस जो जूइश लॉबी के, जो डेमोक्रेट पार्टी के और रिपब्लिकन के जो सपोर्टर्स हैं, उसमें अनेक विषयों पर थोड़े डाइवर्जेंसेस अवश्य हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इजराइल अपनी मदरलैंड को डिफेंड करने की, उसके हितों को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, तो उसमें वो कोई रिपब्लिकन डेमोक्रेट को नहीं देखते, और वो अपना पूरी ताकत लगा करके अपनी मदरलैंड को, जो कि बहुत मशक्कत, बड़ी मेहनत, बड़े त्याग परिश्रम के साथ उन्होंने बनाया है और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं, तो वो उसके साथ कोई समझौता वो नहीं करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। दूसरा, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अमेरिका का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी ऐसे पॉस्चरिंग के साथ वहाँ से विड्रॉल के ऑप्शंस नहीं रखेगा, या एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते कि जिसमें कि ये असेसमेंट्स हो कि अमेरिका हार गया है, इजराइल हार गया है, ईरान जीत गया है, ईरान डोमिनेट कर रहा है। ये पॉस्चरिंग के साथ अमेरिका कभी भी बैक ऑफ नहीं करने जा रहा है। सर, और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो उसके लिए भी फेस सेविंग का एक बड़ा मसला है। फेस सेविंग का तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है ही। जी जी संजीव जी, बात पूरी कीजिएगा। जी, कि अमेरिका इस तरीके की पॉस्चरिंग करके बाहर नहीं आ सकता कि उसको उसमें हार का सामना करना पड़े। ईरान और जो वेस्ट एशिया के जो एलाइज हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, जितने भी अन्य, कुवैत, वो जरूर अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी इसमें स्पष्ट है कि जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने जो है असीम संयम दिखाया है, और उन्होंने कोई कम्बैट के ऑपरेशन अब तक लॉन्च नहीं किए हैं। लेकिन भविष्य में वो ऐसा नहीं करेंगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जो पेशेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है। इस बात को भी लगातार कह रहे हैं। अभी भी कुछ बाकी है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही है। अभी भी आपने कहा कि जो ऑपरेशंस हैं वो फुल फ्लेश तो नजर नहीं आए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एक मैं शुरू ही कर रही थी, ये ब्लफ है क्या? जी, बात पूरी कीजिएगा जल्दी से संजीव जी। जी, देखिए, बाकी का मतलब बिल्कुल उन्होंने कम्बैट कुछ किया ही नहीं है अभी तक।
वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने तो आज तक कोई ऑफेंसिव एक्शन लिया ही नहीं है। अभी तो शुरुआत भी नहीं की है उन्होंने। अभी तो वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे ही हैं, सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स वो झेल ही रहे हैं अपने ऊपर। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो शुरुआत कर सकते हैं, वो कम्बैट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। यदि ईरान अभी भी नहीं उसने अपने ऊपर लगाम लगाया और वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को टारगेट वो करते रहे, तो कम्बैट के मोड में भी वेस्ट एशिया के राष्ट्र आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या ये जो अभी एक बार फिर से यू टर्न लेने की बात कही गई है, कर्नल मलिक सर मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये अमेरिका का एक और नया ब्लफ गेम नजर आता है? क्योंकि हर बार जब जब भरोसा हुआ, ईरान ने 1% भरोसा जताने की कोशिश की, हमेशा उसके साथ में दगाबाजी, धोखेबाजी हो गई है। नैना जी देखिए, ये शय और मात का खेल चल रहा है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, पहली बात तो पूरा वर्ल्ड को उसको नहीं ले रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप फर्ज कीजिए, ये जो ड्राफ्ट का जो बीच में लीकेज की हम बात सुन रहे हैं, फर्ज कीजिए 3-4 पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूं, इसके डायमेंशन तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ईरान जो चाहता है कि मुझे गारंटी दीजिए कि आप मेरे पर कोई अटैक नहीं होगा, क्या कोई दे सकता है इस बात की गारंटी? क्योंकि जो पास्ट में जो अनुभव रहा है, जो पास्ट में ईरान की तरफ से एक्शंस रहे हैं, चाहे अपने वो हितों के लिए रहे हों, तो क्या उसको देखते हुए क्या ईरान गारंटी देगा कि मैं जो 3H हैं उन पर कंट्रोल करूंगा, उनको फंड नहीं दूंगा, हथियार नहीं दूंगा? यस, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, जो एसेट्स सदियों नहीं दशकों की मेहनत के बाद क्रिएट किए जाते हैं, उधर देखिए, मेरी बात सुनिए, ईरान ने बहुत ही समझदारी से, अपने लिए समझदारी से ये किया कि होर्मुज के ऊपर मैं बैठा हूं। अब दूसरा रास्ता दुनिया की गर्दन पकड़ने का है आपका बाबल मंदेव वाला, वहां पे बैठा दिया पिछले 20 साल के अंदर हुती को आम कर दिया और उसको वो हथियार दे दिए जो उसको वहां पे एक लूटपाट के लिए, लोकल अनरेस्ट के लिए भी चाहिए होते हैं, जरूरत पड़ी तो लॉन्ग स्ट्रगल के भी काफी है। तीसरी चीज है, उसने हमास को किया था बिल्कुल इजराइल के नजदीक। मैं यहां पर किसी का फेवर या वो लेने की कोशिश, मैं एक सिचुएशन को इवेंट वाइज देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जा कहां रहा है। ये जहां यहां रहा है तो ये बात भी नहीं मानी जाएगी। तो जब H3 H3 जो भी आप इनको टर्म दे, जब ईरान उसको नहीं रोकने वाला है, तो जाहिर सी बात है ऐसी घटनाएं इजराइल के आसपास फिर होंगी, और जब होंगी तो इजराइल उस अपनी डिफेंस प्रिपेयर्ड पूरी चरम सीमा पर रखेगा। और अगर कोई घटना होती है, ईरान फिर इजराइल फिर ऑफेंसिव एक्शन लेगा, तो बात घूम कर फिर वहीं आ जाती है, यानी चक्र घूमा और वहीं पे आ गया। तीसरी बात है, तो जब ऐसी घटनाएं होगी, क्या अमेरिका फिर पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं कि होर्मुज की स्थिति, क्या अमेरिका होर्मुज ईरान को सौंप देगा? अगर उसने सौंप दिया तो अमेरिका का वर्चस्व सच में बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। जीसीसी कंट्रीज के अंदर एक फीलिंग है असुरक्षा की। उन्होंने लगा कि यहाँ पे इनके अड्डे बने हुए, तो एक तरह से गारंटी दी थी अमेरिका ने कि आपको, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं और हम हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो अम्ब्रेला उनके ऊपर एक्सटेंड किया था, अम्ब्रेला में छेद हो गए। अब उस अम्ब्रेला के छेद के अंदर वो पूरे कंट्रीज के हमारा हित कैसे इसमें केटर होगा? क्योंकि अगर ईरान के पास इसका प्रभुत्व जाता है होर्मुज का, तो या मानिए कि आगे के पेट्रोलियम में वोलेटिलिटी बनी रहेगी और इसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल कोई पनामा को रोकेगा, फिर कोई मलाका को रोकेगा। ये तो चीजें चलती रहेंगी ना, ये तो चीजें अनंतहीन नजर आ रही है ना मलिक सर। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन सुशील जी से भी लेना चाह रही हूँ। सुशील जी, इस पूरे युद्ध में परिस्थितियों में एक तरह से जो दावे किए जा रहे हैं कि फेस सेविंग किसकी? अब ईरान ने तो चाहे बात यूएई हो या फिर कतर हो, उनके साथ में डील करते हुए मिडिल ईस्ट में अपने लिए एक सेफ जोन तो क्रिएट कर लिया कि ठीक है, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका यही तो चाहता था कि ईरान को रोका जाए, इजराइल यही तो चाहता था कि ईरान को रोका जाए, लेकिन वो डील करते हुए एक तरह से बड़े झटके तो वहां से मिल ही चुके हैं इजराइल और अमेरिका दोनों को। देखिए नैना जी, इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ईरान के पास नहीं है। ईरान का जो इरादा था, जैसे अभी मलिक साहब बात कर रहे थे, H3 और व्हाटएवर दे आर कॉलिंग इट, हिजबुल्लाह, हमास और हुती प्लस सीरिया, इराक में इन्होंने अपनी जो प्रॉक्सीज क्रिएट कर रखी थी, इनका जो खलीफा बनने का जो अंदाज था, उसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। और वो खलीफा तब तक नहीं बन सकते जब तक इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आएगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब इनको किस लिए चाहिए? एज इट इज वेस्ट एशिया के अंदर ईरान इज द मोस्ट पावरफुल नेशन विद ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 करोड़ एंड मे बी 8 to 9 लाख ऑफ फोर्सेस। तो इनकी जो सारी जो कोशिश थी वो ये थी कि किसी तरीके से न्यूक्लियर बम बना के
और उसके बाद इजराइल को कंट्रोल में रखे। इजराइल जो है दैट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ यूएसए। यूएसए किसी भी हालत में इजराइल के साथ खड़ा होना बंद नहीं करेगा। और अब देखिए ईरान की अप्रोच देखिए आप, ईरान की अप्रोच जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिवनेस जो है यूएसए के पास है, वो अटैक करते हैं, उसके फिर वो रिएक्शन के अंदर ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कर देता है जी। उनको भी ये पता है कि हमारी जो मिलिट्री माइट कितनी है, हमारा इन्फ्लुएंस कितना है, लेकिन वो अड़े हुए हैं इस समय फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज देयर इज नो सेंसिबल लीडरशिप ईरान के पास। और ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वाले जो सारे स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, दे आर ए डिवाइडेड हाउस। इनका कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल तो है नहीं। 15-16 जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां पे, या 32-33 हैं, इनके अंदर अपनी अपनी कमांड कंट्रोल चलता है इनका। तो ईरान इज इन ए वेरी वेरी बैड स्टेट एट द मोमेंट, एंड इफ द वॉर गेट प्रोलॉन्ग्ड, मेन सफरर विल बी ईरान। और जब भी डील होगी, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट विल रिमेन ओपन। सवाल ही नहीं उठता कि इजराइल को, ईरान को उसका कंट्रोल दिया जाए। न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको रिकंसाइल करना पड़ेगा। कुछ शर्तें वो कह सकते हैं कि ठीक है जी, लिमिटेड मिसाइल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सीज की जो सपोर्ट है उसको उनको थोड़ा कम पड़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन पॉसिबल इन नेक्स्ट फोरसीबल टाइम पीरियड। अब देखिए सर, यही तो बात है कि अब आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो अब जेडी वेंस गए हैं जर्मनी, क्या उस दौरान वो ड्राफ्ट पर कोई बातचीत होती है या फिर ये एक बार फिर से अमेरिका का एक ब्लफ है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।